नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रोशन पांडे, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और आज जिस तरीके से क्रिकेट के खेल को लेकर और साथ ही साथ खिलाड़ियों को लेकर के जो फेरबदल किया गया है, उस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोशन यहां पर मौजूद हैं। और रोशन से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस फेरबदल से खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ेगा और उनके जो प्रदर्शन पर कमियां देखने को मिली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमोशन भी देखने को मिला है। तो क्या कुछ फेरबदल है वो देखने को मिला है और क्या कुछ इसमें चेंजेस और देखने को मिल सकते हैं? क्या लगता है रोशन? जी हाँ, सबसे पहले तो उसमें दो राय हैं, दो बातें हैं। एक बात सबसे पहली जो है श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, जो कि होनी थी, उनकी दरकार थी। जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया, उन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर की तो वापसी हो चुकी है। लेकिन सवाल दर्शकों के जहन में भी यही रहेगा और मेरे भी जहन में था। जैसे ही मैंने लिस्ट को देखा, दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई कि यहाँ पर ईशान किशन का नाम कहाँ से आ गया। क्योंकि ईशान किशन IPL में एक सेंचुरी लगाई, उसके बाद परफॉर्मेंस लगातार गिरती हुई दिखाई पड़ी। ना ही डोमेस्टिक में उन्होंने उतना अच्छा काम करके दिखाया, एक सेंचुरी वहाँ पर भी थी। तो मात्र 2 सेंचुरी से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मिल गई, जो कि मिसबिहेव की वजह से गए थे बाहर। BCCI ने उनको बोला था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट से छुट्टी ली है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं। तो BCCI ने कहा कि ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी दे देते हैं। लेकिन BCCI ने दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये कई सारे सवालों के घेरे में है। सबसे पहले लेकिन दर्शकों के जहन में ये बात आ रही होगी कि ये जो A है, B है, C है, जो कैटेगरीज जो बना के रखी है, इन कैटेगरीज में होता क्या है और जो बड़ी कैटेगरी में रहता है, छोटी कैटेगरी में रहता है, उनका फर्क क्या पड़ता है। तो सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा A+ कैटेगरी, जो सीनियर खिलाड़ी की होती है, इसमें सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी होते हैं। यानी कि इस A कैटेगरी में A+ में जो खिलाड़ी रहते हैं वो सभी फॉर्मेट खेलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। ये है A+ कैटेगरी में, जिनको 7 करोड़ सालाना जो राशि है वो यहाँ पर BCCI देती हुई दिखाई पड़ेगी। उसके साथ साथ बात करें अगर A कैटेगरी, उसमें प्रमोशन देखने को मिला है। उसमें ऋषभ पंत का नाम शामिल हो गया है, मोहम्मद शमी को इसमें शामिल कर लिया गया और KL राहुल इससे पहले B में हुआ करते थे, KL राहुल को भी A में शामिल कर लिया गया। ऋषभ पंत भी B में हुआ करते थे और पंत साहब को भी यहाँ पर A में शामिल कर दिया गया, क्योंकि ऋषभ पंत भी धीरे धीरे भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। तो A कैटेगरी वाले को 5 करोड़ रुपए BCCI सालाना देगी। इसमें भी आप देखें मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत है। तो एक सवाल जी रोशन, यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ईशान किशन की बात की जी। कि उसके बावजूद उनको ग्रेड में उनको काउंट किया गया है, जोड़ा गया है। उनका एक जो अब तक IPL का अगर हम बात करें तो IPL में सिर्फ एक मैच में उनका बल्ला चला है। और पिछले अगर सेशन की बात की जाए, पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट्स की बात की जाए, उसमें थोड़ा बहुत चल रहा था। तो क्या एक मैच खेलने की वजह से, एक मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद से वजह से आपको जो ग्रेड में चेंजेस कर दिया जाता है और बाकी उनकी जगह और भी ऐसे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे अगर IPL की बात की जाए या फिर घरेलू क्रिकेट की बात की जाए, तो दोनों ही जगहों पर बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे, उसके बावजूद ईशान किशन को दोबारा से ग्रेड में लाया जा रहा है? तो क्या बड़ी वजह हो सकती है? ये सबसे पहले तो देखिए, अगर IPL के परफॉर्मेंस पे अगर ग्रेड डिसाइड हुआ करते ना, तो इससे में सबसे टॉप पर A ग्रेड में भुवनेश्वर कुमार का नाम होता, क्योंकि जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया RCB के लिए। RCB आज बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी लय में है और टेबल में भी आप देखेंगे टॉप 4 में शुमार है। उसमें भुवनेश्वर कुमार का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को इग्नोर कर दिया गया। ईशान किशन को वहां पर उनके ऊपर निगाहें बना के रखी। तो मुझे लगता है ये तो मेरे समझ से परे है, दर्शकों की समझ से परे होगा ये चीज। लेकिन इसी के साथ साथ बात करें ईशान किशन की ना, इनको जगह नहीं मिलेगी, ना ही T20 में इनकी जगह बनती है, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहाँ पर संजू सैमसन बतौर ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि संजू सैमसन ही वहाँ पर खेलते रहेंगे। ईशान किशन को T20 में उनकी जगह बनती नहीं है। ODI में एक 200 लगाए हैं ईशान किशन ने, लेकिन आप कहेंगे ODI में खिलाएंगे कहाँ? ODI में वैसे भी आप देखें ऋषभ पंत भी रेस में, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। KL राहुल यहाँ पर परमानेंट प्लेयर हैं, तो KL राहुल तो खेल ही रहे हैं। ऋषभ पंत को जब मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है ईशान किशन को मौका मिलेगा? कोई सवाल नहीं उठता। और आप देखेंगे जब टेस्ट की टीम में, तो टेस्ट की टीम में तो अब ईशान किशन को कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऋषभ पंत को टेस्ट की टीम से हटा देंगे, तब तो आपका सवालों का जो घेरा है वो और भी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट में जरूर शामिल किया गया है, खेलने के लिए उनकी जगह नहीं बनती है तीन हुई फॉर्मेट में। तो मिलता है बस एक मात्र फॉर्मेलिटी, और जो बेंच होती है ना, उसको गर्म करते दिखाई देंगे बस ये। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ रोशन यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसे A, B, C और ग्रेड में खिलाड़ी को बांटा गया है, तो भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं किसी ग्रेड में बांटा गया? क्योंकि देखिए, अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज वो रह चुके हैं, काफ़ी अपना दमखम दिखाया है उन्होंने। जब तक इंडियन टीम में उन्होंने गेंदबाजी की है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास कोई भी बल्लेबाज हो, उसको परेशान करते हुए नजर आए। लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार को जगह नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी सवाल की जानकारी जो है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जैसे T20 अब तक IPL जो चल रहा है उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं है। क्या वजह हो सकती है?
जी हाँ, सबसे पहले तो मुझे जो वजह लगती है ना वो एक युवा ब्रिगेड की लगती है कि कहीं ना कहीं युवा की जो ब्रिगेड निकल कर आ रही है, हर्षित राणा हो, आकाशदीप, हालांकि आकाशदीप को युवा कहना थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे नए गेंदबाज के तौर पर आकाशदीप हैं, अर्शदीप सिंह हैं, यहाँ पर हर्षित राणा है, पर मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह तो बनती थी भुवनेश्वर कुमार की, क्योंकि आपके पास सीनियर खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, लेकिन अगर एक भुवनेश्वर कुमार जैसा सीनियर खिलाड़ी अगर आपकी टीम में आता है ना, अभी तो परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आकाशदीप है, एक मैच में इनकी परफॉर्मेंस आई है, उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आकाशदीप की जगह अगर आप भुवनेश्वर कुमार को ग्रेड सी में भी ऐड करते ना, वो भी समझने वाली बात होती, लेकिन कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर, इन्होंने आप गाबा का टेस्ट याद होगा सबको, ओडीआई की इनकी पारी याद होगी, शार्दुल ठाकुर को भी इग्नोर किया गया है। जितेश शर्मा और के एस भरत दोनों ही विकेट कीपर हैं, लेकिन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ध्रुव जुरैल, क्योंकि ध्रुव जुरैल को टेस्ट में खिलाया, अच्छी परफॉर्मेंस भी आई, वहां पर अच्छे दिख भी रहे थे, अच्छे टोन में दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो ध्रुव जुरैल है ना, कहना थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, शब्दों का उच्चारण मेरे गलत सकता है, पर मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल, के एस भरत और जितेश शर्मा की जगह तो खा गए जी। उसके साथ आवेश खान, इनको यहाँ पर इनकी जगह खाने वाले खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आकाशदीप, वो आवेश खान की जगह खा गई। तो कहीं ना कहीं ये कई सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसी के साथ जो ग्रेड है उस पर तो हम लगातार जो ग्राफिक के जरिए आपको दिखाई रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें ग्रेड ए में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा हैं। फिर ग्रेड जो ए प्लस था, ए प्लस की बात कर दी थी मैंने अभी, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा हैं। उसके बाद जो ग्रेड ए है, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, सुमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत। ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। फिर ग्रेड सी की अगर बात करते हैं, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें मुकेश कुमार भी है, संजू सैमसन भी है, अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। यानी कि लंबी चौड़ी लिस्ट है। 19 खिलाड़ी ग्रेड सी में है, लेकिन उस 19 खिलाड़ी में जो दर्शक हैं, जो फैन है, उनकी आंखें एक ही नाम को ढूंढ रही होंगी कि वो 20वां खिलाड़ी जो भुवनेश्वर कुमार, जिसको छोड़ दिया बीसीसीआई ने, उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरकार थी, लेकिन यहाँ पर मौका मिला नहीं। मौका यहाँ पर मिला ईशान किशन को भी, श्रेयस अय्यर को भी मौका दे दिया गया, आकाशदीप को भी, और यहाँ तक सरफराज खान, एक ही मुकाबला खिलाया था इनको भी यहाँ पर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को नहीं रखा गया है। ये एक शॉकिंग है, क्योंकि ईशान किशन का नाम मेरे जहन में आई नहीं। अगर मैं खुद भी अगर एक टीम बनाऊँ ना 11 खिलाड़ियों की, तो मैं खुद ईशान किशन को वहाँ पर नहीं रखना चाहूँगा जी। एक चीज़ और रोशन, जिस तरीके से आपने बताया, यहाँ पर खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में तो बांट दिया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ डिमोशन भी किया गया है। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका डिमोशन किया गया है और उन पर क्या असर पड़ सकता है, और उनके जो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर दिया जाता है कि उनका एक अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट क्या डिमोशन होने के बाद भी मिलेगा या फिर कुछ उसमें कटौती की जाएगी? ये नहीं, अगर देखो किसी कारणवश इन जो डिमोशन वाले जो खिलाड़ी हैं, हालांकि जिनको नहीं यहाँ पर शामिल किया गया, जैसे कि शार्दुल ठाकुर हो गए, के एस भरत, जितेश शर्मा, आवेश खान या फिर भुवनेश्वर कुमार हो गए, अगर इनको कोई मुकाबला खिलाती है बीसीसीआई की मेन टीम में से, नेशनल टीम में, तब तो इनको उस मैच की फीस मिल जाएगी। लेकिन जो सालाना अमाउंट मिलता है, जो ए प्लस को, ए को, बी को, सी को, जो उनको सालाना अमाउंट मिलता है, वो इनको नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर का डिमोशन हो चुका है, जितेश शर्मा, के एस भरत का डिमोशन हो चुका है, आवेश खान का हो चुका है, भुवनेश्वर कुमार का हो चुका है। यानी कि अब इनको बीसीसीआई से कोई सालाना राशि नहीं मिलेगी। राशि मिलेगी किसको? ए प्लस वाले को 7 करोड़, ग्रेड ए वाले को 5 करोड़, ग्रेड बी वाले को 3 करोड़ और ग्रेड सी वाले को 1 करोड़, यही राशि मिलेगी। इसके अलावा इनमें से जो नाम है, जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, इनके अलावा कोई और राशि किसी को नहीं मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर रोशन ने बताया कि डिमोशन हुआ है खिलाड़ियों का, और जो डिमोशन से प्रमोशन हुआ है कुछ खिलाड़ियों का, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने आंकड़ा बताया कि जो ए ग्रेड से लेकर के और सी ग्रेड तक इसमें दिया हुआ है, लिस्ट जो हमारे पास है, इसमें जो ए प्लस ग्रेड में है उसमें उन्हें 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो ए ग्रेड में है उन्हें 5 करोड़, बी ग्रेड वाले को 3 करोड़ और सी ग्रेड वालों को 1 करोड़ रुपए। और पूरी अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो 19 खिलाड़ी जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक नाम है वो अब भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। लेकिन अब कहीं ना कहीं रोशन, इस लिस्ट से कितने आप संतुष्ट हैं, ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और ये जानना हम आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी, और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, कि इस लिस्ट से आप कितने संतुष्ट हैं और जनता को कितना संतुष्ट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले जो 2 नाम जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार का ना होना और ईशान किशन का होना, ये दोनों ही दिमाग को ना काफ़ी ट्रिगर करता है कि कैसे और क्यों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं ना कि कई बार आंतरिक जो है कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के नाम आ जाते हैं। हालांकि ये जब दर्शक है ना, उनको ये तो देखना पड़ेगा कि 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक जो ये वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये तब तक इसकी वैलिडिटी है, यानी कि 30 सितंबर 2025 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसमें आ सकते हैं खिलाड़ी, इसमें तो जा नहीं सकते।
तो कहीं ना कहीं अगर बीसीसीआई विचार करना चाहेगी तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार को ऐड कर सकती है, लेकिन निकाल तो किसी को सकती नहीं। तो कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मान्य है और इसी के तहत जो खिलाड़ी हैं उनको धनराशि मिलेगी, उसी का अमाउंट मिलेगा। तो जो ये कहानी है ना वो यहीं सिमट कर रह जाती है। भुवनेश्वर कुमार को नहीं मिली जगह, सोचना पड़ेगा, अपने जहन को समझाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बीइंग आरसीबी फैन, अगर जो दर्शक जो है ना, क्योंकि आरसीबी का बहुत बड़ा फैन बेस है, उनको भी कहीं ना कहीं बात ही खलने वाली है, क्योंकि जो आरसीबी का भी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार का। उनका इस कॉन्ट्रैक्ट में ना होना काफी ट्रिगर करेगा दर्शकों को भी, और ईशान किशन का होना ये सवालों के घेरे में हमेशा रखेगा, क्योंकि ईशान किशन की परफॉर्मेंस की बात करें 1 सेंचुरी है आईपीएल में, उसके अलावा परफॉर्मेंस नहीं। डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में भी 1 सेंचुरी है और वो भी उस सेंचुरी के बाद इंजर्ड हो गए, तो उसके बाद खेले नहीं थे। तो कई सारी दिक्कतें होंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2024 उसके बाद 30 सितंबर 2025 इस डेट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड रहेगा, यानी कि ये तो मानना ही पड़ेगा अब तो। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में फिलहाल काफ़ी फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ईशान किशन और सरफराज खान का जो नाम इसमें ऐड हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रोशन ने बताया कि काफ़ी कंट्रोवर्सियों के बीच में रहे हैं और जब उनको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उनको मैच खिलाया जा रहा था उन्होंने कहा कि चोट लगा है और वो दुबई में जाकर के वहाँ पर पार्टी करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसे बाहर कर दिया गया। और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करने के बाद अब कहीं ना कहीं सरफराज अहमद की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने सिर्फ मात्र 1 मैच खेला है और 1 मैच के बलबूते पे उनको जो है ग्रुप सी में रखा गया है। हर 1 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप, क्योंकि एक ही मैच खेला है। कहीं ना दिक्कत और सवाल तो ये रहेंगे कि जब आपको सरफराज को कॉन्ट्रैक्ट में रखना था, ऑस्ट्रेलिया में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा आ नहीं रहा था, आप सरफराज को और मौके देते, आप उनको खिला सकते थे, मिडिल ऑर्डर में जो जगह थी उसको बना सकते थे। अब बीसीसीआई ने विचार किया कि सरफराज खान जो है वो लंबी रेस के घोड़े बनने वाले हैं भारतीय टीम में, लेकिन घोड़े तो तब बनेंगे ना जब आप उनको खिलाएंगे। एक ही मुकाबला खिलाया है जिसमें उन्होंने 150 रनों की पारी खेल दी, उसके बाद दूसरी इनिंग में चले नहीं, आपने पूरा टूर्नामेंट उनको बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं सरफराज खान को टीम में इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना ये तो मेरे दिमाग से परे है। और कहीं ना जब टेस्ट सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पर हर भारतीय फैन, और हर भारतीय फैन नहीं, हर भारतीय टीम का खिलाड़ी भी यही अपने जहन में सोच रहा था कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो यहाँ पर 200 से 250 गेंदें खेल ले, और भारतीय टीम के पास ऐसा कोई खिलाड़ी था नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चेतेश्वर पुजारा या फिर हनुमा विहारी ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ पर नाम जहन में आ रहा था। तो मुझे लगता है कि उस परफॉर्मेंस के बलबूते पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीसीसीआई ने एक मीटिंग भी करी थी जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग थी, जहाँ पर ये उसके बारे में चर्चा की गई थी कि जो खिलाड़ी थे जो हम हारे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके ऊपर विवेचना हुई। वहाँ पर भी आपके जहन में एक नाम तो आ सकता था जिसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं, अजिंक्य रहाणे। आप अजिंक्य रहाणे को रख सकते थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई सारे ओवर खेल सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पे टीम को भी लीड कर सकते हैं। पर अजिंक्य रहाणे को भी इस लिस्ट में नहीं रखा गया। देखिए, फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो अजिंक्य रहाणे भी इस टीम में नहीं है, क्योंकि केकेआर के कप्तान है और अभी की अगर बात की जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कप्तानी के साथ साथ, वो काफ़ी ज़्यादा दमखम के साथ देखने को मिला है। लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ को तो प्रमोशन मिला है, लेकिन जो निराश देखने को मिले हैं खिलाड़ी उनका भी इसमें नाम फिलहाल के लिए शामिल नहीं है। लेकिन अंदेशा ऐसे लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो लिस्ट है थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिल सकता है, और जैसे भुवनेश्वर कुमार हुए और जो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। फिलहाल ये तो समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करता है। लेकिन आज की अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी रोशन पांडे को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सूर्य समाचार।